हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एडलिनो। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पहले हमने एक यूनिट पढ़ा था क्लास 11th का, जिसका नाम था ग्रेविटेशन। अगर आपने ग्रेविटेशन बिल्कुल अच्छे से पढ़ा होगा और ग्रेविटेशन के फार्मूलाज को अगर आपने ध्यान से देखा होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कहीं ना कहीं आप उन फार्मूलाज को, उन कॉन्सेप्ट्स को इंटरलिंक कर पाओगे जो आपने ग्रेविटेशन में पढ़ रखे हैं। तो जिसने ग्रेविटेशन अच्छे से पढ़ा होगा उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने में, समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। ये लेक्चर नीट के लिए, जेडब्ल्यू के लिए डेडिकेटेड है। इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सारे फार्मूलाज, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और हम आपको माइंड मैप्स भी देंगे। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 या 4 लेक्चर बने। हम तो कोशिश करेंगे कि 3 लेक्चर्स में ही इस चैप्टर को हम ख़त्म करें और हर एक लेक्चर जो होगा वो 30 से 40 मिनट का होगा। तो कम से कम टाइम में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 1 लेक्चर। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वन शॉट लेक्चर है उसका ये पार्ट 1 वीडियो है। तो चलिए इस चैप्टर को यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें जानना होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। देखो, जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम चार्ज की ही बात करते हैं, लेकिन वो चार्ज कहीं ना कहीं मूव कर रहा होता है जिससे जनरेट होती है इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं जो चार्ज रेस्ट पे होता है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें तो इसको हम कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू से भी डिनोट करते हैं। जो चार्ज क्यू होता है वो करंट आई इंटू टाइम टी होता है, यही यहाँ पे भी लिखा हुआ है। और इसका ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है। ये बिल्कुल बेसिक सी बात है, इतना तो शायद आप जानते ही होंगे। अगर आप करंट के बारे में पढ़ना चाहते हो, आगे करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ना चाहते हैं, तो ये बेसिक सी बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो, इस चैप्टर में हम ज़्यादा डिटेल में कोई थ्योरी या कोई बहुत ही डीप इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं देखेंगे, क्योंकि हम ये लेक्चर स्पेशली डेडिकेट कर रहे हैं नीट वालों के लिए और जेडब्ल्यू वालों के लिए। और इसमें मेनली हम फार्मूलाज पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और कहीं जहाँ पे किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट की थ्योरी की ज़रूरत होगी तो कहीं ना कहीं वो भी हम आपको बता ही देंगे। रही बात जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज में हम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ते हैं, तो वो थ्योरी का पार्ट आता है, वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले नहीं हैं। यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉन्सेप्ट जो नीट के रिलेटेड है वो सारा का सारा यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जो नीट के लिए इररेलेवेंट चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करें तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि चार्ज जो होता है वो हमेशा एन ई के मल्टीपल में, मतलब ई के मल्टीपल में एग्जिस्ट करता है। और जो ई होता है इसको हम फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। और 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है ये 1.6 10 की पावर -19 कूलम के बराबर होता है। ये एक्चुअली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हो या फिर 1 इलेक्ट्रॉन को हो, 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट कहता है कि चार्ज जो होता है वो हमेशा इसके इंटीग्रल मल्टीपल में एग्जिस्ट करता है। मतलब क्यू जो होता है वो प्लस माइनस एन ई के बराबर होता है। एन यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। एन कोई भी इंटीजर हो सकता है, 1 2 3, ठीक है। और ई जो है ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है जिसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। उसके बाद है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कूलम्स लॉ कहता है कि कोई भी दो चार्जेस अगर हैं, उन दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगती है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, वो फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकता है। उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बराबर होता है के क्यू1 क्यू2 अपॉन आर स्क्वायर। के क्यू1 क्यू2 अपॉन आर स्क्वायर। मान लीजिए ये क्यू1 चार्ज है, ये क्यू2 चार्ज है, तो इन दो चार्जेस के बीच में अगर ये दो चार्जेस आर डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं तो इनके बीच में एक फोर्स लगेगी जिसको हम कोलम्बिक फोर्स कहते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड होता है के क्यू1 क्यू2 अपन आर स्क्वायर। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि अगर दोनों चार्जेस का साइन जो है वो डिफरेंट है, मतलब दोनों चार्जेस जो हैं वो अनलाइक चार्जेस हैं, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर लाइक चार्जेस हैं, जैसे दोनों अगर प्लस प्लस हैं, तो वो रिपेल करेंगे। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि लाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे जो के है
Q1 Q2 यहाँ पे चार्ज है, R इनके बीच का डिस्टेंस है। K की बात करें तो ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है। जो K होता है ये क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम नहीं होता बल्कि एक कांस्टेंट होता है। और ये कांस्टेंट K जो होता है ये बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन। और यहाँ पे एप्सिलॉन जो होता है ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है। परमिटिविटी ऑफ मीडियम का मतलब होता है कि वो मीडियम जो है वो इस फोर्स को कितना उस मीडियम में कितना परमिट कर रहा है। तो ये एक्चुअली के को ही बताता है। तो के जो होता है वो 1/4 पे एप्सिलॉन है। तो के जो होता है ये कांस्टेंट, ये एप्सिलॉन पे ही डिपेंड करता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, एप्सिलॉन जो है परमिटिविटी ऑफ मीडियम जितना ज़्यादा होगा के की वैल्यू उतनी कम होगी। वो इसलिए क्योंकि ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर के की वैल्यू कम होगी तो जाहिर सी बात है जो फोर्स होगी एफ की वैल्यू वो भी कम ही होगी। अब यहाँ पे जो फोर्स है वो के पे डिपेंड कर रही है और के की वैल्यू जो है वो एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रही है। अब एप्सिलॉन की जो वैल्यू है ईयर के लिए, वैक्यूम के लिए या फिर फ्री स्पेस के लिए, फ्री स्पेस हो, ईयर हो, वैक्यूम हो, वहाँ पे जो परमिटिविटी होती है उसको हम एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, जो कि होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है, ये है वैक्यूम के लिए एब्सोल्यूट परमिटिविटी। और वैक्यूम या फ्री स्पेस या ईयर में जो के की वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। और एप्सिलॉन नॉट की मैं बात करूं तो जो परमिटिविटी होती है वो ईयर या वैक्यूम में मिनिमम होती है, जिसको हम एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहते हैं। और इसीलिए जो फोर्स होती है वो ईयर में मैक्सिमम होती है, क्योंकि इसमें परमिटिविटी कम से कम होती है। तो परमिटिविटी कम होने पे के की वैल्यू ज़्यादा होगी तो फोर्स भी ज़्यादा ही होगी। अब यहाँ पे एब्सोल्यूट परमिटिविटी जो एप्सिलॉन नॉट है ईयर के अंदर, उसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻19 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान रखना जो इसका यूनिट है वो भी अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि जब हम जो यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि डायमेंशंस फाइंड आउट करने होते हैं। तो नीट में ऐसा बहुत बार हुआ है कि हो सकता है आगे भी एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन पूछे। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप इन क्वांटिटीज़ की जो डायमेंशन है वो याद करो, उनका वो रट्टा मार लो। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप इन वैल्यूज़ का इन डायमेंशंस का रट्टा मार लो। मैं चाहता हूँ कि आपको अगर इनके यूनिट्स याद रहते हैं तो यूनिट्स से डायमेंशन इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। और वो कैसे करते हो वो हम यूनिट्स एंड डायमेंशन में बिल्कुल डिटेल में विस्तार में पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि एप्सिलॉन नॉट की जब हम इस में वैल्यू रखते हैं तो जो के की वैल्यू होती है वो निकल के आता है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये के की वैल्यू है। ठीक है, और जहाँ भी फोर्स पूछेगा एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2/r² जो फार्मूला है, इस फार्मूले में जब भी आपको के की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी तो ये वैल्यू आप रख देना, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और यहाँ पे भी मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो के है इसका यूनिट भी याद रख लेना। उसके बाद है के डिपेंड्स ऑन मीडियम। जो के है ये मीडियम पे डिपेंड करता है। के जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। मीडियम पे डिपेंड करता है तभी तो ईयर के लिए इसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट होती है। ठीक है, और ये एप्सिलॉन नॉट मिनिमम वैल्यू ऑफ परमिटिविटी होती है, जिसको हम ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहते हैं। और इसी वजह से ईयर के अंदर फोर्स मैक्सिमम होती है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिख के लाया हूँ कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻42 टाइम ज़्यादा होती है। तो याद रखना जब भी पूछेगा एग्जाम में, कहीं डायरेक्टली पूछ लिया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल से ज़्यादा होती है। कितनी टाइम ज़्यादा होती है, 10⁻42 टाइम्स ज़्यादा होती है। अब है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखो, ये तो हमने कोई भी दो चार्ज अगर आर डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं तो उनके बीच में क्या फोर्स लगेगी वो पढ़ा। अगर आपके पास बहुत सारे चार्जेस हैं, मान लीजिए N1 चार्ज है, N2 है, या ऐसा ऐसा कर लो Q1 चार्ज है,
Q2 है, Q3 है, तो इन दो के बीच में भी फोर्स लगेगी, इन दो के बीच में भी लगेगी और इन दो चार्जेस के बीच में भी फोर्स लगेगी। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है, मान लीजिए ये Q1 है, Q2 है, Q3 है, इनके अलावा भी बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं, Q4, Q5, हम मान लेते हैं कि n चार्जेस हैं। तो जो nth चार्ज होगा, अगर हमने उस पे नेट फोर्स निकालनी होगी, तो वो नेट फोर्स हर एक इंडिविजुअल फोर्स से ही मिलके बनेगी। वो जो नेट फोर्स होगी वो हर एक इंडिविजुअल फोर्स को ऐड करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे nth चार्ज पे जो नेट फोर्स लगती है वो बराबर होगी F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस एंड सो ऑन। मान लीजिए यहाँ पे F4 भी कर सकते हैं, प्लस F5 भी कर सकते हैं। तो जो F1 होगा वो क्या होगा, K Q1 Qn अपान इनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है। इस तरीके से बाकी फोर्सेस को भी यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। F1 किसकी वजह से फोर्स लग रही है, चार्ज Q1 की वजह से लग रही है, किस पे, nth चार्ज पे लग रही है। इसी तरीके से F2 किसकी वजह से लग रही है, चार्ज Q2 और Qn के बीच में लग रही है। इसी तरीके से जितने ज्यादा चार्जेस होंगे उतनी ज्यादा यहाँ पे फोर्सेस आपस में चार्जेस के बीच में आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे क्या है, इफ Q1 एंड Q2 आर ऑफ सेम साइन। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं लिख के लाया हूँ। एक तो अगर हमारे पास Q1 है, Q2 है, इन दोनों चार्जेस का साइन सेम है, मान लीजिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, और यहाँ पे Q1 Q2 है, लेकिन इनका साइन डिफरेंट है। अगर ये प्लस है तो ये माइनस है। यहाँ पे हमने देखना है कि जो थर्ड चार्ज होगा वो कहाँ पे इक्विलिब्रियम में होगा, कहाँ पे उस पे जो फोर्स होगी वो जीरो होगी, ठीक है। उस पे लगने वाली फोर्स कहाँ पे जीरो होगी, वो यहाँ पे हम देखेंगे। अगर Q1 और Q2 जो है उनका साइन सेम है, तो जो थर्ड चार्ज होगा इक्विलिब्रियम में वो स्मॉलर चार्ज के नजदीक होगा, इन बिटवीन टू चार्जेस एट एक्स डिस्टेंस। मान लीजिए ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, अगर इन दोनों चार्जेस का साइन सेम है, तो जो थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा वो स्मॉलर चार्ज के नजदीक होगा। मतलब इन दोनों में से अगर मैं Q1 को स्मॉलर मान लेता हूँ तो इसके पास में होगा, Q2 के पास में नहीं होगा बल्कि स्मॉलर Q1 के पास में होगा, इन बिटवीन द टू चार्जेस। तो इनके बीच में ही कहीं होगा। मान लीजिए यहाँ पे है, तो x डिस्टेंस पे Q1 मतलब स्मॉलर चार्ज से x डिस्टेंस पे थर्ड चार्ज क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। अब ये x डिस्टेंस क्या है ये यहाँ पे हम देखेंगे। x डिस्टेंस जो है वो है अंडर रूट Q1 अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 इंटू एल। रूट Q1 जो यहाँ पे जो Q1 है वो स्मॉलर चार्ज है और Q2 जो है वो लार्जर चार्ज है, और स्मॉलर चार्ज से x डिस्टेंस पे, ठीक है, x डिस्टेंस पे कहीं इधर जो थर्ड चार्ज होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा, और Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस में कैपिटल L मान लेता हूं, तो ये x की वैल्यू होगी रूट Q1 अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2 इंटू एल। लेकिन अगर Q1 और Q2 का चार्ज नहीं, साइन डिफरेंट होगा, Q1 और Q2 का साइन अगर डिफरेंट होगा, तो जो थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा वो भी स्मॉलर चार्ज के नजदीक ही होगा। लेकिन उन दो चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, उन दो चार्जेस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उससे बाहर जो थर्ड चार्ज होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, धीरे धीरे समझ आ जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर Q1 और Q2 का साइन जो है वो डिफरेंट है, तो जो थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा वो स्मॉलर चार्ज के नजदीक होगा, आउटसाइड द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, ठीक है, आउटसाइड द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपने समझना है कि अगर ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल L है। इन दोनों में से जो Q1 है वो स्मॉलर वन है, Q1 स्मॉलर चार्ज है। तो जो थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा, ये कौन सा केस है कि दोनों चार्जेस का साइन डिफरेंट है, तो इस केस में जो थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा वो Q1 स्मॉलर चार्ज के नजदीक में ही होगा, लेकिन इनके बीच का जो, इन दो चार्जेस के बीच की जो लाइन है उससे बाहर, उससे आउटसाइड, ठीक है। तो कहीं इधर इस साइड, मतलब Q1 के इस तरफ,
इस Q1 Q2 को ज्वाइन करने वाली लाइन के अपोजिट साइड इस तरफ x डिस्टेंस पे जो Q होगा वो कहाँ होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। इस केस में जो x की वैल्यू है वो है अंडर रूट Q1 अपॉन अंडर रूट Q2 माइनस अंडर रूट Q1 इंटू एल। यहाँ पे ध्यान देना है कि जो Q1 है वो स्मॉलर चार्ज है और जो थर्ड चार्ज है वो इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन से बाहर स्मॉलर चार्ज के नजदीक x डिस्टेंस पे थर्ड चार्ज कहाँ होगा, इक्विलिब्रियम में होगा और वो x डिस्टेंस रूट Q1 अपन रूट Q2 माइनस रूट Q1 इंटू एल होगा। ठीक है, Q1 यहाँ पे स्मॉलर चार्ज है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब है परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। देखो, रिलेटिव परमिटिविटी की अगर मैं बात करूं तो इसी को हम यहाँ पे डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आर से या फिर के से भी डिनोट करते हैं। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना कि जो फोर्स मैंने लिखाई थी के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, ये वाला के और ये वाला के सेम नहीं है। इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी बुक्स में रिलेटिव परमिटिविटी या डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के से डिनोट किया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे मैं के इसको लिख के लाया। लेकिन इसको इस वाले के से कंपेयर नहीं करना। ये वाला के जो है ये डिफरेंट है और ये वाला के डिफरेंट है। ये वाला क्या है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और ये यहाँ पे इस फोर्स का कांस्टेंट है। ये कौन सा कांस्टेंट है यहाँ पे, जो मतलब फोर्स जो होता है वो Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। इस प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करने के बाद जो कांस्टेंट निकल के आता है उसको के कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। लेकिन ये वाला के जो है या इसको एप्सिलॉन आर भी कहते हैं, ये डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है या रिलेटिव परमिटिविटी होती है। याद रखना, जो रिलेटिव परमिटिविटी या डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर होता है वो एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है और फोर्स इन मीडियम जो होती है वो फोर्स इन एयर अपॉन एप्सिलॉन आर होता है और फोर्स इन मीडियम अपॉन फोर्स इन एयर जो होता है वो एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन एम होता है। ठीक है। इसको मैं एक बारी फिर से समझा देता हूँ कि एप्सिलॉन आर जो होता है वो एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है और ये फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम होता है। इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका मैं बता देता हूँ कि ये जो एप्सिलॉन आर है ये रिलेटिव परमिटिविटी है या डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ये जिसके बराबर होगा वो वाली टर्म का जो ऊपर वाली टर्म होगी, ठीक है, न्यूमरेटर होगा वो बड़ा होगा और जो डिनोमिनेटर होगा वो छोटा होना चाहिए। और चाहे फोर्स के टर्म में लिखो या फिर एप्सिलॉन के टर्म में लिखो, जो एप्सिलॉन एम है ये बड़ा है, ठीक है, और जो फोर्स इन एयर होती है ये बड़ी होती है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। जो एप्सिलॉन नॉट होता है, एयर की परमिटिविटी जो होती है वो सबसे छोटी होती है, मिनिमम होती है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसलिए इसको मैंने डिनोमिनेटर में लिखा। तो फोर्स इन मीडियम जो होती है वो कम होती है, वो सबसे कम होती है और मैक्सिमम ईयर में होती है। तो जो बड़ी टर्म है वो आपने न्यूमरेटर में रखनी है, छोटी टर्म आपने डिनोमिनेटर में रखनी है। ये है याद करने का तरीका। एक बार फिर से बता देता हूँ कि एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू, परमिटिविटी किस में ज़्यादा है, मीडियम में ज़्यादा होती है ईयर से, तो ईयर वाली नीचे रखनी है। अब फोर्स ईयर में मैक्सिमम होती है तो ऊपर फोर्स रखते हैं, मीडियम में छोटी होती है तो नीचे ये रख देते हैं, मीडियम वाली फोर्स। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके आप ये वाला फार्मूला लिख सकते हो। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब है इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन वैक्यूम। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने दूसरे तरीके से लिखा हुआ है, फोर्स इन मीडियम के टर्म में लिखा है। ये एप्सिलॉन और इस तरफ लाते हो तो ये फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम ही होता है, इसमें कोई अलग बात नहीं है। ये सेम है जो मैंने यहाँ पे आपको लिखाया ना, ये वाला ये सेम है, ये और ये तीनों फार्मूले सेम है। बस इस वाले फार्मूले को इसको आप कंपेयर करते हो तो ये निकल के आता है। ठीक है, अब है इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन वैक्यूम। जो डिस्टेंस इन वैक्यूम होता है वो अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन आर टाइम्स डिस्टेंस इन मीडियम होता है। यहाँ पे ये वाली टर्म जो है ये डिस्टेंस इन वैक्यूम को बताता है, ये वाली टर्म डीएम जो है ये डिस्टेंस इन मीडियम को बताता है और एप्सिलॉन आर आप जानते हो रिलेटिव परमिटिविटी या डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तो डी वी इज इक्वल टू अंडर रूट एप्सिलॉन आर डी एम। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड को हो या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हो या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को कहो, बात बराबर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है,
इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस तरीके से हमने ग्रेविटेशन चैप्टर में ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ी थी और ग्रेविटेशनल फील्ड को भी हम वहाँ ई से ही रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो फोर्स अपन मास होता था। वहाँ पे मैंने आपको अच्छे से बताया था कि वो फोर्स अपन मास होता है। फर्क इतना सा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये फोर्स अपन चार्ज होता है, क्योंकि वहाँ पे जो फोर्स थी वो मास की वजह से होती थी, यहाँ पे जो फोर्स है वो चार्ज की वजह से आती है। इसीलिए यहाँ की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ की जो फील्ड है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, वो बराबर होती है फोर्स अपॉन चार्ज। यहाँ पे जो चार्ज क्यू नॉट है इसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं, ठीक है। और जो डायरेक्शन होती है फील्ड की वो फोर्स की डायरेक्शन की तरह ही होती है। मान लीजिए अगर किसी चार्ज पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो यह इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इसी तरफ होगी। तो जो डायरेक्शन फोर्स की है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की भी होगी। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, जिस तरीके से वहां पे हमने जी एम अपन आर स्क्वायर पढ़ी थी, फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास, वहां पे हमने ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास जी एम अपन आर स्क्वायर पढ़ा था। यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास पढ़ना है, आइसोलेटेड पॉइंट मास। यहाँ पे आपके पास एक आइसोलेटेड क्यू मैग्नीट्यूड का चार्ज है, ठीक है। तो वहां से आर डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पी पे अगर आपने इस चार्ज की वजह से, चार्ज क्यू की वजह से, जो कि एक पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी होगी, तो उसका मैग्नीट्यूड होगा के क्यू अपन आर स्क्वायर, ठीक है। और याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से हमेशा दूर होती है और नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से दूर होती है और नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है, ये बात याद रखना। और ये फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, के क्यू अपन आर स्क्वायर। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, यहाँ पे भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस हैं, आपके पास बहुत सारे चार्जेस हैं, तो जो nth चार्ज होगा, मतलब इन सारे चार्जेस की वजह से, मान लीजिए आपके पास n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, तो इन सारे चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किसी पॉइंट P पे, वो क्या होगी, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगी E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस डैश 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 प्लस En। ये En किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, nth चार्ज की वजह से, ठीक है। Qn की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये Q1 की वजह से है, ये Q2 की वजह से, ये Q3 की वजह से, ये Q4 की वजह से है, और ये Qn की वजह से है, ठीक है। तो यहाँ पे समझना है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी पॉइंट P पे, वो सारे चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स आती है उन सभी को जमा करके हमें ऐड करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है। अगर हमारे पास कोई सिमेट्रिकल बॉडी है, जैसे जैसे सर्कल होता है, स्क्वायर होता है, कोई भी सिमेट्रिकल बॉडी अगर आपके पास है, उस सिमेट्रिकल बॉडी के सेंटर पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाए तो वो हमेशा क्या होगी, जीरो होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज जीरो। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिस तरीके से वहां पे हमने पढ़ा था कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, तो वहां पे हम इंटीग्रेशन को यूज करके वो फाइंड आउट कर लेते थे। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कंटिन्यूअस मास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, उसमें तीन केसेस आते हैं। एक तो अगर लीनियरली चार्ज होगा, अरेंज्ड होगा, दूसरा अगर किसी सरफेस पे चार्ज होगा, तीसरा अगर किसी वॉल्यूम में, जैसे क्यूब हो गया, कोई भी मतलब 3D सरफेस अगर कोई जहाँ पे वॉल्यूम कोई वो चार्ज ऑक्यूपाई कर रहा है, तो उस केस में भी हमारे पास एक अलग टर्म देखने को मिलती है। सबसे पहली टर्म है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी याद रखना हमेशा 1D मतलब 1 डायमेंशन में देखने को मिलता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी को, मान लीजिए आपके पास एक रॉड है, उसके पास उस रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस पे जो चार्ज डेंसिटी होगी उसको हम लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं, और ये 1 डायमेंशन को ही यहाँ पे दर्शाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो बराबर होता है क्यू अपन एल। जैसे ये आपके पास रॉड है जो कि एक 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, इसकी लेंथ को अगर मैं कैपिटल एल मान लेता हूं, तो जाहिर सी बात है कि जो 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है, 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का एरिया तो होगा नहीं, वॉल्यूम तो होगा नहीं, उसकी लेंथ ही होगी।
तो आप कोई भी वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ले सकते हो जिसकी लेंथ कैपिटल एल है, उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी क्यू अपान कैपिटल एल होगा और इसको हम लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर आप किसी सरफेस को लेते हो, ठीक है, जो कि टू डायमेंशनल है, जैसे आपका स्क्वायर हो गया, ठीक है, सर्कल हो गया, तो इस पे अगर आप यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो इसका कोई एरिया ए होगा। जो 2D ऑब्जेक्ट होता है उसका एरिया ए होता है, तो इसकी वजह से उस सरफेस पे आती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसी सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। इस सिग्मा का जो फार्मूला है वो क्यू अपान ए होता है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होता है वो 2 डायमेंशन में देखने को मिलता है, जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बराबर होता है क्यू अपान ए की। क्यू यहाँ पे चार्ज है, ए यहाँ पे एरिया है। तीसरी टर्म यहाँ पे है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की हम बात करते हैं 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में, जैसे क्यूब हो गया, जहाँ पे वॉल्यूम मतलब चार्ज जो होता है वो किसी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। तो जब भी चार्ज किसी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में, तो वहां पे एक टर्म आती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये रो बराबर होता है क्यू अपान वी। क्यू यहाँ पे चार्ज है, वी यहाँ पे वॉल्यूम है। अब चार्ज क्यू जो होता है, लेंथ एल जो होती है, एरिया ए जो होता है, वॉल्यूम वी जो होता है, इन सभी के यूनिट्स तो आपको पता ही होंगे। तो इन सभी के यूनिट्स डाल के आप इन टर्म्स के भी यूनिट्स निकाल सकते हो, जहां से आपको डायमेंशन भी इनकी निकल आएगी, ठीक है। अब है यूनिफॉर्म रॉड की, यहाँ पे बात करेंगे। तो यूनिफॉर्म रॉड, ये हमने ग्रेविटेशन में भी पढ़ा था कि अगर यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास m है, जिसकी लेंथ l है, उसके एक एंड से a डिस्टेंस पे अगर हमने ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी होगी तो जी एम अपान ए इंटू ए प्लस एल होता है, यही होता है ना ग्रेविटेशनल फील्ड। उसी तरीके से यूनिफॉर्म रॉड की हम यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर बात करें, इस यूनिफॉर्म रॉड पे प्लस चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है जिसका मैग्नीट्यूड क्यू है और इसकी लेंथ कैपिटल एल है, तो इसके एक एंड से हम अगर ए डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पी पे देखें इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होती है के क्यू अपान ए इंटू ए प्लस एल। काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, ये फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। और ये फार्मूला तभी मैंने कहा कि अगर आपने ग्रेविटेशन चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो ग्रेविटेशन चैप्टर को इस चैप्टर के साथ कंपेयर करके आप बहुत सारे फार्मूले, मैं कहता हूँ 60 से 70% फार्मूले कंपेयर करके आप याद रख सकते हो। तो उसमें याद रखने की ज्यादा उसमें झंझट पालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जिस तरीके से ग्रेविटेशन में एक कांस्टेंट होता है g, उस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कांस्टेंट k होता है। ग्रेविटेशन में हम मास m की बात करते हैं, यहाँ पे चार्ज q की बात करते हैं। वहां पे रॉड की वजह से जो फील्ड थी वो थी जी एम अपन ए इंटू ए प्लस एल। यहाँ पे g की जगह k डालना है, m की जगह q डालना है। ये यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, g की जगह k, m की जगह q, तो k q हो जाता है। अपन a इंटू ए प्लस एल यहाँ पे सेम रहता है। तो इस तरीके से यूनिफॉर्म रॉड की वजह से a डिस्टेंस पे किसी पॉइंट p पे अगर फील्ड निकालनी होगी तो वो होगी के क्यू अपन ए इंटू ए प्लस एल। काफी आसान सा कॉन्सेप्ट है, इसमें ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। अब है फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर हमारे पास चार्ज है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी डायरेक्शन वही होती है जो फोर्स की डायरेक्शन होती है। लेकिन ये ट्रू है एक पॉजिटिव चार्ज के लिए। जिस तरीके से अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की बात करूं तो इसके लिए फोर्स की डायरेक्शन अलग होगी, नेगेटिव चार्ज के लिए फोर्स की डायरेक्शन अलग होगी। मैं मान लेता हूं कि इस तरफ जो है ये वाली डायरेक्शन, राइट की तरफ जो डायरेक्शन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर डायरेक्शन है तो जो माइनस क्यू होता है, जो नेगेटिव चार्ज होता है, उस पे फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगती है। और कितनी लगती है, जो उसका मैग्नीट्यूड होता है वो क्यू इंटू ई होता है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्यू वो चार्ज का मैग्नीट्यूड है। लेकिन वहीं अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की बात करूं, प्लस क्यू चार्ज की बात करूं, तो इस पे लगने वाली जो फोर्स होती है उस फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के जैसी
होती है। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, राइट की तरफ है, तो प्लस क्यू पे लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन भी राइट की तरफ ही होगी। तो ये डिफरेंस है प्लस क्यू माइनस क्यू पे लगने वाली फोर्स के बीच का, ठीक है। बाकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड सेम रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला मैंने आपको बताया था, एफ अपॉन क्यू नॉट होता है। यहीं से फोर्स का फार्मूला निकल के आता है क्यू ई, ठीक है। क्यू नॉट ई कहो या क्यू ई कहो, बात बराबर है। क्यू नॉट यहाँ पे हमने टेस्ट चार्ज को बताया था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क। आर्क जो होता है वो सर्कल का ही एक पार्ट होता है। जिस तरीके से यहाँ पे मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक आर्क जो है वो ड्रा की हुई है, अगर हम इसको आगे ले जाएं तो ये एक सर्कल की फॉर्म में आगे बन जाएगा। तो इसी सर्कल का एक पार्ट है आर्क, ठीक है। और इसका सेंटर जो सर्कल का होता है, आर्क के एंड पॉइंट्स को जब हम इसके सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो इसका जो इनसाइड एंगल होता है उसको यहाँ पे मैं अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और इसके आर्क की सेंटर ऑफ मास से, मतलब आर्क का जो सेंटर है, ठीक है, वो उसको अगर मैं सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करूँ तो जो इधर वाला ये जो लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, इसके इस तरफ वाला एंगल अल्फा बाई 2 होगा, इस तरफ वाला एंगल भी अल्फा बाई 2 होगा, और जो टोटल एंगल इस आर्क का होगा वो अल्फा होगा, ठीक है। अल्फा से यहाँ पे इस एंगल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इस आर्क की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस आर्क से अवे होगी, इस आर्क से दूर होगी, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से हमेशा अवे होती है, दूर होती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस आर्क की वजह से देखनी होगी जिसका एंगल अल्फा है, उसका फार्मूला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का 2k, यहाँ पे ये क्यू नहीं है, ये लेमडा है। 2k लेमडा अपन आर साइन अल्फा बाई 2, 2k लेमडा अपान आर साइन अल्फा बाई 2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आर्क की वजह से, ठीक है। जिस आर्क का एंगल अल्फा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 2k लेमडा अपन आर साइन अल्फा बाई 2। और लेमडा जो होता है ये क्यू अपान एल होता है, एल को हम आर अल्फा कहते हैं। इस तरीके से लेमडा का फार्मूला क्यू अपान आर अल्फा यहाँ पे निकल के आएगा। और क्यू अपान आर अल्फा जब हम इस फार्मूले में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनली फार्मूला निकल के आता है 2k अपान आर स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा बाई 2। अब जो सेमी सर्कल होता है, सेमी सर्कल कुछ इस तरीके का होता है, और ये जो सेमी सर्कल होता है इसके जो अंदर का ये भी एक टाइप की आर्क होती है, ठीक है। ये भी सर्कल का एक पार्ट होता है जिसको हम आर्क कहते हैं। और इसके जो अंदर वाला ये एंगल है ये 180 डिग्री है। और जब हम इस सेमी सर्कल की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे, तो वो निकल के आएगी 2k लेमडा अपन आर साइन 180 अपॉन 2। साइन 180 अपॉन 2 90 होता है, और साइन 90 हम जानते हैं 1 के बराबर होता है। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लेमडा अपन आर निकल के आएगा सेमी सर्कल की वजह से। और जब हम यहाँ पे लेमडा की वैल्यू आर अपान क्यू अपान आर अल्फा यहाँ पे रखेंगे तो अल्टीमेटली ये फार्मूला 2k क्यू अपान आर स्क्वायर अल्फा निकल के आएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके पास आर्क है और इसका जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, अगर ये 90 डिग्री बन रहा है तो 2k लेमडा अपन आर साइन 90 बाई 2 यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अल्फा की जगह यहाँ पे 90 रखना है। इस तरीके से जो आर्क का जो भी एंगल होगा वो आपने यहाँ पे इस फॉर्मूले में अल्फा की जगह रखना है, ठीक है। यहाँ पे अल्फा की जगह रखना है तो उस आर्क का फार्मूला निकल के आएगा, उस आर्क की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है उसका फार्मूला निकल के आएगा। अब है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लीनियर चार्ज। अगर हमारे पास इनफाइनाइट लीनियर चार्ज है, ठीक है, और इस इनफाइनाइट लीनियर चार्ज से अगर हमने आर डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी तो इस इनफाइनाइट लीनियर चार्ज से, ये जो इनफाइनाइट लीनियर चार्ज है ये इस तरफ से भी इनफाइनाइट तक है और इस तरफ से भी इनफाइनाइट तक है। तो इसकी वजह से आर डिस्टेंस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है। तो आर डिस्टेंस पे वाई डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ज़ीरो होगी, और जो एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी 2k लेमडा अपन आर। लेमडा यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी है और आर यहाँ पे इस लीनियर चार्ज जो इनफाइनाइट लीनियर चार्ज है इससे उस पॉइंट तक का डिस्टेंस है जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। उसके बाद है फाइनाइट रॉड कैरिंग यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। ये थी अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे इनफाइनाइट लीनियर चार्ज की। अब है फाइनाइट लीनियर चार्ज। देखो अगर हमारे पास ये
लीनियर चार्ज है, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, कुछ भी है, ठीक है, जिसपे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये यहाँ से भी मतलब इसका कोई एंड पॉइंट है, यहाँ से भी ये एंड पॉइंट है इसका। तो अगर हमने आर डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी तो उस पॉइंट को हम इस एंड से जोड़ेंगे और इस एंड से जोड़ेंगे। यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसको मैं थीटा 1 कह रहा हूँ, इस एंगल को मैं थीटा 2 कह रहा हूँ। तो यहाँ पे जो एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी के लेमडा अपन आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये एक्स डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर वहीं मैं वाई डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड को देखूँ तो वो होगी के लेमडा अपन आर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो जब भी फाइनाइट रॉड की बात की जाएगी, उस फाइनाइट रॉड पे अगर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आर डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी तो एक्स डायरेक्शन में के लेमडा अपन आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 होगी, और वाई डायरेक्शन में के लेमडा अपन आर साइन कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 होगी। अगर मैं सेमी इनफाइनाइट लीनियर चार्ज की बात करूं तो देखो, अगर ये लीनियर चार्ज जो है ये एक तरफ से फाइनाइट है और दूसरी तरफ से इनफाइनाइट है, मतलब एक तरफ से इसका कोई एंड पॉइंट है लेकिन दूसरी तरफ से इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, इसको हम कहते हैं फाइनाइट लीनियर चार्ज। ठीक है, तो जहाँ पे एंड पॉइंट है वहाँ से आर डिस्टेंस पे अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी होगी तो किसी पॉइंट पी पे, तो वहाँ पे एक्स डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वाई डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब जो एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है के लेमडा अपन आर, और वाई डायरेक्शन में भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी के लेमडा अपन आर। ठीक है, तो के लेमडा अपन आर और के लेमडा अपन आर जो है ये के लेमडा अपन आर है और ये भी के लेमडा अपन आर है, और दोनों एक्स और वाई के बीच का जो एंगल है वो 90 है। तो हम जानते हैं कि अगर इक्वल मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्स में है वो वाई के बराबर है, वाई डायरेक्शन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर उसके बराबर है, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर एक दूसरे के 90 डिग्री पे हैं, तो जो इनका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इनके बीच में से जाएगा, उसका कुछ इस तरीके से डायरेक्शन होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, और वो बराबर होगा √2 टाइम के लेमडा अपन आर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे सेमी इनफाइनाइट लीनियर चार्ज के केस में जो एक्स डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के लेमडा अपन आर, वाई की के लेमडा अपन आर, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों को जोड़ के निकल के आती है √2 के लेमडा अपन आर। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, ठीक है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और कितना चार्ज इसके ऊपर है, क्यू मैग्नीट्यूड का चार्ज हम मान लेते हैं, और इस रिंग का रेडियस हम कैपिटल आर मानते हैं। तो इस रिंग के सेंटर से हम डिस्टेंस आर पे, इस रिंग के सेंटर से हम डिस्टेंस आर लेते हैं, और उस डिस्टेंस आर पे किसी पॉइंट पी पे हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं तो वो इस रिंग से दूर की तरफ होगी। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज रिंग है। ठीक है, अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इससे दूर होगी। ठीक है, तो जैसे हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा था कि अगर ग्रेविटेशन एक रिंग है जिसका मास कैपिटल एम है, रेडियस आर है, तो उस केस में जो ग्रेविटेशनल फील्ड वहाँ पे निकल के आई थी वो थी GMR अपान R² प्लस R² की पावर 3/2, और प्लस माइनस R/√2 पे ये ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम होती थी 2Gm अपान 3√3R² के बराबर। ठीक है, ये हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा था, इसीलिए मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर आपने ग्रेविटेशन अच्छे से पढ़ा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। देखिए, अगर हम रिंग की बात करें तो रिंग में भी अगर आपने ग्रेविटेशन के फार्मूले देखे होंगे अच्छे से, सिर्फ G को आपने यहाँ पे K से रिप्लेस करना है और M को यहाँ पे क्यू से रिप्लेस करना है। ठीक है, बाकी सारा कॉन्सेप्ट, सारे फार्मूलाज, सारे टर्म, सारे वेरिएबल्स सेम है। ठीक है, बस G को K से रिप्लेस करो, M को Q से रिप्लेस करो, बाकी सारे फार्मूले सेम होंगे। तो जब हम रिंग की बात करते हैं तो इसके सेंटर से जो हम डिस्टेंस लेते हैं उसको हम एक्सिस कहते हैं। तो इसकी एक्सिस पे आर डिस्टेंस पे हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं तो वो बराबर होता है KQ/R अपन R² प्लस R² की पावर 3/2। यहाँ पे ये स्मॉल r है, ये कैपिटल R है, और ये भी स्मॉल r है। स्मॉल r जो है ये इसकी एक्सिस पे जो डिस्टेंस है
जहाँ पे उस पॉइंट तक का डिस्टेंस है जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, और कैपिटल आर इस रिंग का रेडियस है। अब यहाँ पे आपने ध्यान देना है, जिस तरीके से ग्रेविटेशनल फील्ड प्लस माइनस आर बाई रूट टू पे मैक्सिमम होती थी, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिस्टेंस प्लस माइनस आर बाई रूट टू पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है। इस कॉन्सेप्ट को हम ग्राफ के जरिए बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। और कितनी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इस आर डिस्टेंस पे, प्लस माइनस आर बाई रूट टू डिस्टेंस पे, 2k³ अपॉन 3√3r², ठीक है। और अगर मैं सेंटर की बात करूं तो सेंटर पे जो डिस्टेंस होता है वो 0 होता है। मैंने आपको कहा था कि जो रिंग की एक्सिस होती है वो हम स्टार्ट करते हैं सेंटर से। तो उस एक्सिस का जो डिस्टेंस है उसको हम अगर r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल r से, स्मॉल r को अगर मैं 0 रखता हूँ तो जो ग्रेविटेशन इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी 0 होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो स्मॉल r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और स्मॉल r 0 का मतलब हम सेंटर की बात कर रहे हैं, ठीक है, और सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। और अगर हम r को बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे, r को नियरली इनफाइनाइट के बराबर कर देते हैं, तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो 0 हो जाती है। बस प्लस माइनस आर बाई रूट टू पे मैक्सिमम होती है, बाकी r इज इक्वल टू 0 पे, r इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0 होती है। इसी को मैं यहाँ पे जो है वो ग्राफ के ज़रिए समझाता हूँ। जिस तरीके से मैं, अगर आपने ग्रेविटेशन के लेक्चर्स अच्छे से देखे होंगे तो वहाँ पे भी ये ग्राफ मैंने समझाया था, ग्रेविटेशनल फील्ड वर्सेस डिस्टेंस के बीच का ग्राफ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस के बीच का ग्राफ यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले ओरिजिन से अगर हम चलते हैं तो ओरिजिन का जो डिस्टेंस होता है वहाँ पे हम कहते हैं कि r इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। ओरिजिन पे जो r की वैल्यू है वो 0 है। अगर r की वैल्यू 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड r डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जो ही हम r की वैल्यू बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ग्रेजुअली इंक्रीज करती है और एक पॉइंट पे जाके मैक्सिमम हो जाती है। जहाँ पे मैक्सिमम होती है वहाँ का जो डिस्टेंस है प्लस r बाई रूट टू होता है, ठीक है। और जो ही r की वैल्यू और बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे कम होती जाती है और r इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे नियरली इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है। ये तो पॉजिटिव एक्सिस की हमने बात की। इसी तरीके से अगर मैं नेगेटिव एक्सिस की बात करूं तो r बढ़ाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, और इसी तरीके से माइनस आर बाई रूट टू पे नेगेटिव एक्सिस का भी यहाँ पे डिस्टेंस लेना है, ठीक है। माइनस आर बाई रूट टू पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है फिर से क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। और कितनी मैक्सिमम, 2k³ बटा 3√3r² के बराबर। और जो ही r की वैल्यू और बढ़ाते हैं और बढ़ाते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड घटती जाती है और r इनफाइनाइट करने पे इलेक्ट्रिक फील्ड नियरली 0 हो जाती है। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस के बीच का ग्राफ इन केस ऑफ रिंग, ठीक है, रिंग। अगर आपने ग्रेविटेशन अच्छे से पढ़ा होगा तो ये ग्राफ आपको समझ अच्छे से आया होगा। वैसे भी मैंने काफ़ी अच्छे से ग्राफ समझाया, अगर आपने ये वाले पॉइंट्स अच्छे से देख लिए होंगे तो ये ग्राफ आपको ऑटोमेटिकली समझ आ ही जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको माइंड मैप्स चाहिए, फार्मूला शीट्स या शॉर्ट नोट्स चाहिए तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मेजॉरिटी पोर्शन जो है वो ग्रेविटेशन से कहीं ना कहीं लिंक करता है। अगर आपने ग्रेविटेशन अच्छे से पढ़ा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छे से पढ़ा तो मैग्नेटिज्म पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम 3 लेक्चर्स में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 1 लेक्चर था। आई होप जितनी भी बातें, जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी फार्मूलाज मैंने पढ़ाए, आई होप आपको सारे के सारे समझ आ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए लेक्चर में, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।